हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। स्वराज सिंह। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री और टॉपिक है हमारा टेररिज्म, आतंकवाद। देखिए, आतंकवाद के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आतंकवाद का उद्देश्य, पर्पज ऑफ टेररिज्म। सबसे पहला उद्देश्य क्या है आतंकवाद का? जो हिंसक कार्रवाई द्वारा समाज या राज्य से अपनी मांगे मनवाना, to get the demand of the society or the state to be satisfied by violent action। यानी कि समाज से अपनी हिंसक कार्रवाई द्वारा अपनी मांगे मनवाना ही इनका पहला उद्देश्य है। मूल सिद्धांत, जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली आतंकवादी कार्रवाई बार बार की जाए। इनका एक मूल सिद्धांत है कि जान की और माल को नुकसान पहुंचाए, जिससे कि लोग बाग डरे और उनकी मांगे मनवाई जाए। फिर है भारत में आतंकवादी गतिविधियां। यह आतंकवाद के कौन कौन से उदाहरण हैं? नंबर 1 है पंजाब में आतंकवाद। उदाहरण के रूप में हम चलते हैं पंजाब में जो है आतंकवाद था। भारत में आतंकवादी जो कार्रवाई का अधिक चिंताजनक और अधिक बदतर रूप सिख आतंकवाद के रूप में देखा गया था पीछे। यह स्थिति 1983 से चली आ रही है। भिंडारवाले के संरक्षण में सिखों के उग्रवादी संगठनों ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन और दशमेश रेजिमेंट तथा बब्बर खालसा के उद्देश्य ने देश में आतंकवाद की लहर छोड़ दी। वे लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर हत्याएं करने, बम विस्फोट करने और एक विशेष संप्रदाय के निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या करने की ओर संलग्न हुए। 1981 में 2 सिख नौजवान इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर उसे लाहौर ले गए। 1984 में जब सिख आतंकवादियों की गतिविधियां अपने शीर्ष पर पहुंच गई तो सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार संगठित कर आतंकवाद के केंद्र स्वर्ण मंदिर में सेना का प्रवेश करवाया। इस स्थिति में बड़ी संख्या में सिख आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और सेना ने पंजाब के ग्रामीण इलाकों में आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए भी कार्रवाई की। उस समय यह समझा गया कि सरकार ने सिख आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी है, परंतु यह बात उस समय गलत साबित हुई जब 30 अक्टूबर 1984 को सिख आतंकवाद से जुड़ते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी की 2 अंगरक्षकों ने श्रीमती गांधी की हत्या कर दी। श्रीमती गांधी का जो है नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख आतंकवादी ग्रुप की हत्या सूची में शामिल था। तो ये पंजाब आतंकवाद का एक उदाहरण है। फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है, जम्मू कश्मीर में भी 1987 में आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है। इस क्षेत्र में जो है प्रमुख रूप से 3 संगठन आतंकवाद में संलग्न है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड JKLF, कश्मीर लिबरेशन आर्मी KLA और हिजबुल मुजाहिदीन और जमाते तुबला। कुछ आतंकवादी संगठन और उनके सदस्य अपना उद्देश्य जम्मू कश्मीर राज्य के लिए स्वतंत्र संप्रभु राज्य की स्थिति प्राप्त करना बतलाते हैं और कुछ अघोषित उद्देश्य जम्मू कश्मीर राज्य का पाकिस्तान में विलय। एक चिंताजनक तथ्य है कि 1990 के मध्य यह आतंकवाद कश्मीर के क्षेत्र तक सीमित था। इसके बाद आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पैर पसारने लगा था। फिर है असम, उत्तरी पूर्वी गोरखलैंड, झारखंड आदि क्षेत्र में आतंकवाद। देखें, 1947 से ही पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र पूर्वी बंगाल से व्यक्तियों का आना जाना जारी था, जो कभी कम और कभी अधिक 1970 तक जारी रहा। 1971 में स्वाधीन बांग्लादेश के लिए आंदोलन और बाद में स्वाधीन बांग्लादेश की स्थापना से समय में आने वाले अवैध घुसपैठियों की संख्या जो है लाखों में हो गई। विदेशों की अवैध और बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठ से असमवासियों ने जो है अपने सामाजिक आर्थिक जीवन और अपने जाति तथा सांस्कृतिक पहचान के लिए संकट महसूस किया। अतः जो है 1989 से ही अखिल जो असम छात्र संघ और अखिल असम गण संग्राम परिषद ने विदेशियों को असम से वापस भेजने की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया, जो शुरू में शांतिपूर्ण रहा, लेकिन
कुछ आतंकवादी घटनाएं और एक बड़ी आतंकवादी घटना भी हुई। जो है एक बड़ी घटना थी फरवरी 1983 में नेल्ली का नरसंहार। तो अंत में 15 अगस्त 1985 को असम समझौता संपन्न हुआ और असम की स्थिति में लगभग 4 वर्ष के लिए तो निश्चित रूप से सुधार आया। तो ये था असम का। फिर आतंकवाद के कारण, देखिए सबसे पहला कारण है क्षेत्रों का असंतुलित विकास। जो क्षेत्र है इनका असंतुलित विकास जो होना, ये भी आतंकवाद का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कहीं पर ज्यादा विकास हो जाता है और कहीं पर विकास नहीं होता। जहां पर कम विकास होता है वहां के लोग बाग भी कम पढ़े लिखे रहते हैं और आतंकवाद का जो है बढ़ावा मिलता है। फिर आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का अभाव। जो आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का क्या है, अभाव होता है, उनका विकास सही तरह से नहीं हो पाता। तो आर्थिक क्षेत्र में जब विकास नहीं होगा तो क्या होगा, आतंकवाद बढ़ेगा। विभिन्न क्षेत्रों में भारी आर्थिक असंतुलन की स्थिति रहती है। महाराष्ट्र अपेक्षाकृत संपन्न राज्य है। असम में पेट्रोल जैसी प्राकृतिक संपदा है, लेकिन इन प्राकृतिक संपदा का लाभ असम को बहुत ही कम अंशों में मिला है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र के तेलंगाना क्षेत्र आदि के विकास की ओर हमारा ध्यान नहीं गया कभी। तो ये क्या है, अगर क्षेत्रों का विकास नहीं होगा तो वहां पर लोग बाग आतंकवाद का सहारा लेंगे अपनी बात मनवाने के लिए। फिर है धार्मिक कट्टरवाद। जो धार्मिक कट्टरवाद ये भी क्या है, ये भी जो है आतंकवाद का ही एक हिस्सा है, क्योंकि कोई अपना धर्म को उच्च बताता है और कोई अपने मतलब उच्च बताने के लिए जो है आतंकवाद का सहारा लेता है कि भाई हमारा धर्म जो है उच्च है और किसी का धर्म निम्न है, तो वो भी धर्म क्या है, आतंकवाद का ही एक रूप है, कारण है। दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता का ना होना। जब हम दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं होंगे, दूसरे को समान नहीं मानेंगे, तो भी ये आतंकवाद का ही रूप लेगा। दूसरे धर्म को निम्न मानेंगे और अपने धर्म को उच्च मानेंगे, तो ये भी क्या होगा, आतंकवाद का रूप होगा। फिर है बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी भी जो है आतंकवाद का ही एक कारण है। जहाँ रोजगार होगा वहां पर क्या होगा, लोग बाग जो है आतंकवाद नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहेंगे। तो बेरोजगारी एक आतंकवाद का ही रूप रहती है, क्योंकि अगर बेरोजगारी होगी तो आतंकवाद बढ़ेगा। भौतिकवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि भाई सब जो है भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं और आतंकवाद उसी रूप में बढ़ता जा रहा है। नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष। देखिए जो नवयुवक वर्ग है, शिक्षित बेरोजगारी समस्त सामाजिक व्यवस्था में जो विद्वान आपाधापी तथा अन्य कुछ बातों ने शिक्षित और अर्धशिक्षित नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष उत्पन्न कर दिया। बेरोजगार की यह स्थिति आतंकवाद का बड़ा आधार तैयार करती है। जब नवयुवक वर्ग यह देखता है कि योग्यता के बावजूद अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेना बहुत अधिक कठिन कार्य है, वे यह भी देखते हैं कि तस्कर और नशीले पदार्थ के व्यापारी मौज कर रहे हैं, तो वे इन कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये बेरोजगारी और नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अवैध शस्त्र निर्माण और शस्त्र भंडार। जो अवैध शस्त्र निर्माण है और शस्त्र भंडार है, ये आतंकवाद के कारण बनते हैं। अगर किसी के पास शस्त्र आ जाता तो वो क्या सोचता है कि भाई हाँ मैं ही हूँ। तो आतंकवादी गतिविधि का बढ़ने का एक प्रमुख कारण यह है कि भयानक और आधुनिकतम शस्त्र अवैध रूप से प्राप्त कर लेना बहुत अधिक सरल हो गया है। जो पंजाब के आतंकवादियों के पास देशी और विदेशी हथियारों की भरमार थी। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक शायद ही कोई राज्य हो जहां अवैध हथियारों का निर्माण का धंधा न होता हो। भारत में स्थिति है कि अत्यंत आधुनिक प्रकार के हथियार चोरी छिपे खरीदे जा सकते हैं, जिनमें AK-47, कलानिशोकोव रूसी राइफल और M1 अमेरिकी मशीन पिस्तौल जैसे अत्यंत घातक हथियार भी शामिल हैं। ठीक, फिर है शासक और शासित में संवादहीनता की स्थिति। शासक और शासित में संवादहीनता की स्थिति
और शासक वर्ग की संवेदन शून्यता। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासक और शासित के बीच निरंतर संपर्क की स्थिति होनी चाहिए। शासन में जनता के दुख दर्द के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और जनता को विश्वास होना चाहिए कि वे चाहे कुछ समय लग जाए लेकिन शासक वर्ग उनकी बात पर विचार करेगा। लेकिन यह तथ्य है कि भारत के शासक वर्ग में संवेदनशीलता का नितांत अभाव है। वे विलासिता और शान शौकत के घेरे में बंद है। भीषण भ्रष्टाचार, तो जो भीषण भ्रष्टाचार है, देखिए सर्वव्यापक भीषण भ्रष्टाचार शासक वर्ग की कथनी और करनी में भीषण भेद और नैतिक आदर्शों को नितांत अभाव और नवयुवक वर्ग राजनीतिज्ञ और अन्य नव धनाढ्यों के वैभव और शान शौकत को देख कर चौक करना जो है भौचक्का है। राजनीतिज्ञों, उच्च नौकरशाह और उद्योग तथा व्यापार से जुड़े व्यापारियों के आचरण को देखकर उनके मन मानस में देश हित की भावना कमजोर हो गई है, ठीक है, तथा नैतिकता का प्रश्न नहीं रह जाता और शासक वर्ग की कथनी में जो भारी भेद है उससे नवयुवक वर्ग में आक्रोश भर देता है, ठीक है ना। फिर है आतंकवादियों को विदेशों से प्राप्त भारी सहायता और प्रोत्साहन। जो आतंकवादियों को विदेशी से प्राप्त भारी सहायता और प्रोत्साहन, आज विश्व के अनेक देशों से आतंकवाद पीड़ित है, लेकिन स्थिति है कि अनेक देशों की सरकारें आतंकवादियों को सैनिक प्रशिक्षण, शस्त्र सामग्री और शरण स्थली आदि की सहायता देकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देते रहते हैं। नेक्स्ट है आतंकवाद को नियंत्रित करने के उपाय। नंबर 1 है राष्ट्रीय समस्या पर आम सहमति तैयार करना। देखिए राष्ट्रीय समस्या पर आम सहमति होनी चाहिए। आतंकवाद से निपटने के लिए राजनीतिक स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। असम समस्या हो या पंजाब समस्या अथवा जम्मू कश्मीर का प्रश्न हो, आवश्यकता इस बात की है कि दलीय हित अहित और चुनावी हित अहित इसे ध्यान में न रखते हुए समस्या के प्राथमिक स्तर पर ही पूरी इच्छा और सामर्थ्य के साथ उसका समाधान ढूंढना चाहिए। फिर है कानून और न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार। देखिए कानून और न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार होने चाहिए। हमें कानून और न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाने की जरूरत है। कानूनी और न्याय व्यवस्था इतनी लंबी, जटिल और खर्चीली है कि साधन संपन्न अपराधी के लिए कानून और न्याय के शिकंजे से मुक्त रहना एक सरल कार्य हो गया है। तो ये भी एक सुधार उपाय है कि भाई हमें कानून और न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार लाना चाहिए। फिर पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण। जो पुलिस और सुरक्षा बल है इनका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। आज स्थिति है कि केंद्रीय पुलिस बल के जवान जहां पुरानी राइफलों से युक्त होते हैं वहीं आतंकवादी के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की सेवा शर्तों में भारी सुधार भी की जरूरत है, यानी कि अत्याधुनिक हथियार जो आतंकवादियों के पास पा रहे हैं और हमारे पुलिस वालों के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं है, तो वो आतंकवादियों से लड़ेंगे कैसे। फिर है आतंकवादी के विरुद्ध शासन और जनता के बीच व्यापक सहयोग। आतंकवादी के जो विरोध है शासन जनता के बीच जो है सहयोग होना चाहिए। आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। आतंकवाद के विरुद्ध सरकार और जनता के बीच व्यापक सहयोग स्थापित किया जाए। जन सहयोग के बिना किसी भी सरकार के लिए जो है आतंकवाद को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं हो सकता है। फिर है राजनीतिक स्तर पर कार्य। देखिए आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से देने का आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता, कई बार उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। इसलिए राजनीतिक स्तर पर इसे दूर करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। सारी समस्याएं आतंकवाद को आतंकवाद से ही सोल्व नहीं किया जाता, बातचीत से भी सोल्व किया जा सकता है। आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति। देखिए आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति करनी चाहिए। इसमें जो है आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति भारत में आतंकवाद के विशेष रूप नक्सल आतंकवाद का सबसे प्रमुख कारण है कि हमने अब तक आर्थिक सामाजिक न्याय के केवल नारे लगाए, इस संबंध में कोई ठोस कार्य नहीं किया। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि भूमि सुधार कानून केवल कागजों पर ही नहीं वरन
उन्हें सही भावना के साथ संपूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए, यानी कि करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। फिर है संवैधानिक प्रावधान के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक। देखिए, संवैधानिक प्रावधान के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक सरकारिता आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1987 में अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने की आवश्यकता पर बल दिया और इस संबंध में कुछ सुझाव दिए। प्रथम, राज्य में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में लागू होना चाहिए। जब राज्य का कामकाज संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार चलाना असंभव हो जाए तो जो है ना संवैधानिक प्रावधान के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। फिर है भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान का हस्तक्षेप समाप्त करने हेतु प्रयत्न। जो भारतीय जो है ना भारतीय कागजों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप समाप्त करने हेतु प्रयत्न। भारत में आतंकवाद का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण पड़ोसी राज्य पाकिस्तान द्वारा जो है ना भारत का आतंकवादियों को दिया जाने वाला भारी प्रोत्साहन है। हमें भारतीय मामलों में पाकिस्तान की इस दखलंदाजी को समाप्त करने के लिए सभी संभव जो है प्रयत्न करने चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।